हाँ जी, आज के आपके करंट अफेयर्स 15 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए के बारे। और दूसरा उसके साथ में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स एनएलईएम। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखो है क्या, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के साथ काम करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी थी, और इसका जो मेन काम है वो है कुछ ऐसे ड्रग्स जो इंडिया के अंदर पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और जान बचाने के लिए और लार्ज स्केल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हैं, उनकी प्राइसिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये क्या करती है, ये ना एक लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट को हम कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कुछ कैंसर की दवाइयाँ, ठीक है, एनेस्थीसिया, ताकि ये लोगों को बहुत महंगा ना पड़े, डायबिटीज की, ट्यूबरक्लोसिस की, हार्ट डिजीजेस की, ऐसी चीजें देखो जो अपने आप में जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं पेटेंट से बनती हैं। पर जब भी पेटेंट यूज होगा, देखो कंपनी की फिर मर्जी हो जाती है कि मैं कितने की दवाई बेचना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने दवाई बनाई है, मैं एक गोली 1 लाख की बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो यानी कि एक पर्सन जो पे कर सकता है वही खरीद पाएगा, और पेइंग कैपेसिटी कितनों की है कि जो एक गोली के लिए 1 लाख रुपए दे दे। ठीक है, तो इस कारण ऐसे तो कंपनीज हरासमेंट पे उतर आए। ठीक है, लोगों की बीमारियों की मजबूरी का फायदा उठाने लग जाए। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई गई, जो ऐसी पब्लिक मेडिसिन के ऊपर लगातार नजर रखती है कि लोगों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, और उन सबके मैक्सिमम सीलिंग प्राइस फिक्स कर देती है। कि लेट्स सपोज मैं एक दवाई बेच रहा था, चाहे मेरे पास उसका पेटेंट क्यों ना हो, मेरे पास पेटेंट था, मैं उस दवाई को बेच रहा था कि एक गोली में 1 लाख की बेचूंगा। पर इन्हें पता चलता है कि जो मेरी दवाई है उससे एक्चुअली इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरी गोली के ऊपर लिमिट लगा देंगे कि एक गोली 100 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं बिक सकती। अब इस रेट पे ही गोली को बेचना पड़ेगा, इस रेट पे मैं गोली को नहीं बेच सकता इंडिया में। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से सारी की सारी चीजें रोक लगा दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास देखो हेल्थ सेक्टर को लेकर ना ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ को कंसिडर करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को एडवांस कर सकते हैं। जैसे कि सरकार किसी के पेटेंट को पब्लिक भी कर सकती होती है, अगर उन्हें लगे कि ये चीज़ ज़रूरी है कि मास स्केल पे बनाई जाए। ठीक है, पर उसमें बस ये क्लॉज होता है कि कम से कम 4 साल देने पड़ते हैं। ठीक है, तभी आपकी जो कोविड की वैक्सीन्स थी उनका पेटेंट नहीं छीना गया, क्योंकि कम से कम 4 साल ऑब्वियसली पेटेंट रहने देना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके पेटेंट लिया जा सकता है। और अब तो खैर लोग वैक्सीन लगवानी इतनी कम कर गए हैं कि जो कंपनीज बना रही थी वो भी बनाना बंद कर चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस ही हो रहे हैं, क्योंकि डोजेस वेस्ट जा रहे हैं, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, कोई लगवा नहीं रहा तो वो सारे वेस्ट जा रहे हैं, तो कंपनी के सारा स्टॉक वेस्ट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेन इस पे आते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के तो यही सारे काम हैं। उसके बाद ये सारे के सारे जो ड्रग प्राइजेस हैं, इन्हें लागू करवाना, लगातार चेक करना कि कोई इनसे इनके जो डिक्लेयर्ड प्राइसेस हैं उससे ज़्यादा ना बेचे। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, कलेक्ट मेंटेन डेटा, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है, हर ऐसी कंपनी से जो भी जिसका भी कोई प्रोडक्ट, ऐसे एसेंशियल मेडिसिन जहाँ से ली जाती हैं। ठीक है, उसका बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशंस भी। अब ये बल्क ड्रग्स क्या होते हैं और फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, देखो इसका क्या मतलब है। बल्क ड्रग क्या होता है, बल्क ड्रग आपकी दवाई बनती है,
ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको, अब तो नहीं है ये आजकल करंट अफेयर में, पर चलो कभी ना कभी आपको प्रीलिम्स में फिर आ सकता है। ये ना जब आपका 2020 शुरू हुआ था, जब आपके अभी कोविड की न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, तब ये चीज़ आई थी न्यूज़ में और काफ़ी हॉट टॉपिक था। क्योंकि हुआ क्या था कि आपके बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, जो इंडिया के अंदर बनती हैं, इंडिया दुनिया की फार्मेसी माना जाता है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ पे बाहर से आती हैं। पर बात क्या है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ आती हैं ना, उनका जो मेन अंदर के इंग्रीडिएंट्स हैं, ये सारे चाइना से आते हैं। हम उसके बाद उन्हें यहाँ पे आगे मैन्युफैक्चर करते हैं, पर एक बारी जो मेन उनके अंदर का कंपाउंड है, वो चाइना में बनता है। अब जब चाइना ने सबसे पहले दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था, उसके कारण इंडिया के अंदर धीरे-धीरे जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगने का टाइम आया था, क्योंकि हाँ, चाइना में तो जान से ही लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वहाँ पे तो कंपनीज़ बंद थी, बल्क ड्रग्स वहाँ से आ नहीं रहे थे और जितने बन भी रहे थे, वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि सारी दुनिया को तो उन्होंने बताया ही नहीं कि कोई ऐसी बीमारी फैल रही है। तो हुआ क्या, हमारे यहाँ पे मार्च में बहुत सारी दवाइयों के लिए बल्क ड्रग्स की शॉर्टेज पड़ गई। ठीक है? तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम भी लॉन्च की थी कि आने वाले सालों में कभी ऐसा दोबारा ना हो, तो हम खुद के ही बल्क ड्रग्स दोबारा से बनाना शुरू करें। पहले इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, पर चाइना सस्ता बनाने लगा तो इंडिया के अंदर वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने फिर से स्कीम लॉन्च की कि हम दोबारा से ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर सकें, पर चलो, एक बारी के लिए सारी इंडस्ट्री ऐसे बर्बाद हुई थी। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, देखो ये सबसे पहले ऐसी जो कोई लिस्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाई थी सबसे पहले तो 1996 में। ये जो ऊपर अथॉरिटी बताई, ये अथॉरिटी 1997 में बनी। तो पहले एक ऐसी लिस्ट आपकी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने एक बार बनाई थी, जिसमें 279 ड्रग्स उन्होंने इंक्लूड किए थे। ठीक है, इससे इस लिस्ट को बार बार रिवाइज भी किया गया है। 2003, 2011, 2015, 2022, 2022 में ही दो बारी आपके ये रिवाइज की जा चुकी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। अब ये जो सारी लिस्ट हैं, ये आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो WHO के द्वारा बनाई गई है, उसी से हमने बेस है। तो ये अकेली इंडिया की प्रैक्टिस नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी मेडिसिन आपकी बनाते जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी आपके मतलब हर कंट्री जो भी उनके अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन है, वो हर कंट्री अपनी अपनी लिस्ट बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज यहाँ, ठीक है। सेकंड करंट अफेयर जो है वो है इंडिया नेट जीरो टारगेट। अब ये नेट जीरो टारगेट होता क्या है? ठीक है, नेट जीरो टारगेट है क्या? नेट जीरो टारगेट का मतलब है कार्बन एमिशंस को लेके। ठीक है, नेट जीरो टारगेट से मतलब है कार्बन एमिशंस को लेके। कार्बन एमिशंस, अब ये कार्बन एमिशंस क्या है? देखो, इस टाइम हम कोई भी चीज बर्न कर रहे हैं, चाहे हमारे थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, चाहे हमारी गाड़ियां चल रही हैं, हर चीज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस में से एक मेन गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों है। ठीक है, तो कार्बन एक बहुत ही मेन सब्सटेंस है आपके, जो पोल्यूशन कॉज कर रहा है और जो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जिसके कारण अर्थ के ऊपर गर्मी हो रही है। ठीक है, अर्थ हीट अप हो रही है और ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे इंडिया ने टारगेट लिया है कि हमने 2070 तक आ गया, हाँ, जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है। ठीक है, कि जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब होता है कि देखो, जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं सारी चीजों से, हम किसी तरीके से एटमॉस्फेयर से उतनी ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लें। यानी कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस हो रही है, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हम वापस खींच रहे हैं। ठीक है, आप कार्बन पॉजिटिव हो या कार्बन नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे भूटान दुनिया में इकलौते देश है
जो कार्बन नेगेटिव है। भूटान उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता जितनी वो एब्जॉर्ब करता है। उसका मेन कारण क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट एरिया बहुत है, ठीक है। जंगल, ऑब्वियसली जंगल उगाएंगे, जो आपके पेड़ हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अपने आप ही इस तरीके से भी कार्बन को कंट्रोल किया जाता है। तो इंडिया ने 2070 तक टारगेट लिया है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ धीरे धीरे अब शिफ्ट करना शुरू करेंगे जहां पे आपकी हम कार्बन डाइऑक्साइड पहली बात तो कम रिलीज करें और किसी तरीके से हम एब्जॉर्ब भी करते जाएं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे धीरे धीरे आपकी हवा न्यूट्रल हो जाएगी। हम जितना रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाउस गैस में साथ नहीं दे रहे होंगे। जो दुनिया की हीटिंग हो रही है उसमें हम भागीदार नहीं। इंडिया इसके लिए जिस चीज के ऊपर मेनली काउंट कर रहा है वो है कि हम धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट बढ़ा सके। हमारा एम है इंडिया में 50% के करीब व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएं 2030 तक। तो काफी एम्बिशियस एम है, क्योंकि ऑब्वियसली दूर दूर तक ऐसा ये साइट में अभी तो नहीं दिख रहा, ठीक है। पर कोशिश है कि 2030 तक इंडिया के अंदर 50% व्हीकल आपके इलेक्ट्रिक हो जाए, ये गवर्नमेंट की कोशिश है। इसके अलावा हम एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन कर रहे हैं, इसके बारे आप और ज्यादा नेट पे जाके पढ़ सकते हो। नेशनल हाइड्रोजन मिशन बेसिकली इसके अंदर हम हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मैन्युफैक्चर करके हम गाड़ियां हाइड्रोजन से चलाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रोजन से बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी बर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जब ये बर्न होती है इसका पीछे कोई रेजिड्यू नहीं रहता, सारी जल जाती है ये, ठीक है। और जब ये जलती है तो बहुत ही धमाके से जलती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमने ये मिशन लॉन्च किया है और हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके थ्रू हम इंडिया को और ज्यादा साफ बना सके। मतलब हमारी हवा साफ हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना शुरू कर देंगे जो क्लीन एनर्जीज। तीसरी तीसरा जो करंट अफेयर है वो है आपकी एक नेवल एक्सरसाइज के बारे, सी विजिल 2022, ठीक है। मतलब 2022 नहीं, 22, मतलब वो साल से ही आया है। सी विजिल 22, सी विजिल 22 क्या है? देखो ये ना इंडिया की अपनी एक्सरसाइज है, इसमें कोई और कंट्री नहीं इन्वॉल्व होती, ये सिर्फ इंडिया की एक्सरसाइज है। हम एक ही टाइम पे हमारे जितने भी नेवी के और जितने भी कोस्ट गार्ड के एसेट्स हैं, देखो नेवी आपकी आर्म्ड फोर्स है, कोस्ट गार्ड आपकी पैरामिलिट्री है, इनके जितने भी एसेट्स हैं और बाकी जो मिनिस्ट्रीज के कुछ और भी चीजें सोर्सेज पानी के अंदर लगी हुई हैं, हम सारी एक साथ यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी अगर 7,516 किलोमीटर की अगर कोस्ट लाइन को हमें डिफेंड करना हो, ठीक है, वो सारा का सारा किस तरीके से हम करेंगे। तो एक तरह से एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है नेवी कोस्ट गार्ड इनके लिए कि हम अपनी सारे कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक बार चेक भी हो जाते हैं सारे, ठीक है। प्लस हमें अपनी वीकनेसेस भी पता चल जाती है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बाद हम वो भी कर सकते हैं। प्लस हम लगातार ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो हमारी जो अपनी वीकनेसेस हैं वो खत्म होती जाएंगी। तो हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां से हमें इन्वेड करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज इस तरीके से, तो ये सी विजिल 22 ये इंडिया की अपनी एक्सरसाइज ही है, हम ये किसी और देश के साथ नहीं करते, ये हमारी अपनी ही एक्सरसाइज है, इस चीज को याद रखना। सारी की सारी कोस्ट लाइन के साथ होती है, इसके अंदर सारी स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो भी समुद्र के साथ पड़ती हैं, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वही होगी, वो सारी की सारी कवर होती है, ठीक है। ये था आपका आज के करंट अफेयर्स, कोई भी डाउट हो तो पूछना।